क्या आप जानते हैं कि जापान में एक ऐसी चोरी हुई थी जिसमें चोर पैसे समेत गायब हो गया और आज तक उसका कोई सुराग नहीं मिला? जी हाँ, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि 10 दिसंबर 1968 को टोक्यो की सड़कों पर हुआ एक असली हीस्ट था। इतना शातिर, इतना परफेक्ट कि पुलिस आज तक सिर खुजा रही है। एक आम सुबह, एक असाधारण लूट। 10 दिसंबर 1968 की सुबह थी। निहोन शिंतकू जिनको के 4 कर्मचारी एक आम दिन की तरह अपनी कंपनी की गाड़ी में बड़ी रकम लेकर जा रहे थे। टोक्यो शहर धीरे धीरे अपनी रोजमर्रा की हलचल में जाग रहा था। ये उनके लिए शायद रोज का ही काम था जो वे कई बार कर चुके थे। उनकी गाड़ी की डिक्की में 29,43,07,500 येन रखे थे। उस समय ये रकम लगभग 8,17,520 अमेरिकी डॉलर के बराबर थी। ये इतनी बड़ी नगद राशि थी जिसे बहुत कम लोग ही अपनी जिंदगी में देख पाते हैं। ये पैसा अपने तयशुदा मकसद के लिए बहुत जरूरी था। यह भारी भरकम राशि तोशिबा के फुचू कारखाने के मेहनती कर्मचारियों के बोनस के लिए थी। ये पैसा उनकी कड़ी मेहनत और लगन का इनाम था, उनके सालाना वेतन पैकेज का एक अहम हिस्सा। यह एक बेसब्री से इंतजार की जाने वाली डिलीवरी थी जिससे कई घरों में खुशियां आने वाली थी। कंपनी की कार शहर से होते हुए एक जाने पहचाने रास्ते पर चल रही थी। ये एक ऐसा रास्ता था जो अक्सर इस्तेमाल होता था और अपनी दक्षता और सुरक्षित माना जाता था। कर्मचारियों को शायद सुरक्षित महसूस हो रहा था। वे इतनी बड़ी रकम के ऐसे परिवहन के आदी थे। वे आत्मविश्वास से अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे थे। शातिर चोर का नाटकीय प्रवेश। जैसे ही कार अपनी मंजिल के करीब पहुंची, एक जवान आदमी ने उन्हें रुकने का इशारा किया। उसने पुलिस की मोटरसाइकिल यूनिफॉर्म पहनी हुई थी जिसमें हेलमेट और दस्ताने भी थे। इस अचानक रुकावट ने कर्मचारियों को पूरी तरह हैरान कर दिया क्योंकि इसका कोई स्पष्ट कारण नहीं था। इस अचानक रुकावट ने उनके सफर की दिनचर्या को तोड़ दिया। कथित अधिकारी गाड़ी के पास बड़ी तेजी से पहुंचा। उसकी मुद्रा दमदार थी और उसकी आवाज दृढ़ थी। वह नियंत्रण में लग रहा था, एक आधिकारिक क्षमता का प्रभाव डाल रहा था। कर्मचारियों ने स्वाभाविक रूप से उसकी वर्दी और व्यवहार पर भरोसा कर लिया। वर्दी पहने आदमी ने उन्हें एक गंभीर घटना के बारे में बताया। उसने दावा किया कि उनके बैंक शाखा प्रबंधक के घर में एक विस्फोट से तबाह हो गया था। यह खबर उन्हें तुरंत डराने के लिए तैयार की गई थी, उनका ध्यान भटकाने और संकट की भावना पैदा करने के लिए। उसके शब्दों की गंभीरता का उद्देश्य तत्काल चिंता और डर पैदा करना था। फिर उसने अपनी कहानी में एक चौंकाने वाला विवरण जोड़ा। उसने कहा कि उन्हें एक चेतावनी मिली थी कि उनकी ही गाड़ी में बम लगा है। इससे खतरे का अंदाजा नाटकीय रूप से बढ़ गया, जिससे स्थिति अविश्वसनीय रूप से तत्काल और जानलेवा लगने लगी। विस्फोट का खतरा तत्काल घबराहट और आज्ञाकारिता पैदा करने के लिए डिजाइन किया गया था। एक धुआंधार चालाकी और गायब होता चोर। अपनी तत्काल सुरक्षा के लिए उस आदमी ने कर्मचारियों को निर्देश दिया। उसने उन्हें तुरंत कार से बाहर निकलने के लिए दृढ़ता से कहा। उसके लहजे में तात्कालिकता और अधिकार था, जिससे उन्हें उसके आदेश पर सवाल उठाने का कोई समय नहीं मिला। उसने इम्प्लाइड किया कि उनका जीवन उसके निर्देशों का शीघ्र पालन करने पर निर्भर करता है। कर्मचारी डर और अपनी जान के डर से जल्दी से मान गए। वे गाड़ी से बाहर निकल गए, कीमती माल को पीछे छोड़ दिया। उनके चेहरों पर भ्रम और वास्तविक डर का मिश्रण था। वे पूरी तरह से संभावित विस्फोट से बचने पर केंद्रित थे। कथित अधिकारी ने फिर एक सावधानीपूर्वक लेकिन नकली निरीक्षण किया। वह कथित विस्फोटक उपकरण की तलाश करते हुए गाड़ी के नीचे घुस गया।
इस कार्रवाई ने उसकी विश्वसनीयता को और मजबूत किया, जिससे उसकी कहानी भयभीत कर्मचारियों को पूरी तरह से विश्वसनीय लगने लगी। उसने आधिकारिक कर्तव्य और चिंता का एक ठोस मुखौटा बनाए रखा। कुछ ही पल बाद गाड़ी के नीचे से रहस्यमय तरीके से धुआं और आग निकलने लगी। यह बैंक कर्मचारियों के लिए एक चौंकाने वाला विकास था, जो बम की धमकी की पुष्टि करता हुआ लग रहा था। यह दृश्य प्रभाव उनके डर को अधिकतम करने और एक त्वरित प्रतिक्रिया को प्रेरित करने के लिए सावधानीपूर्वक किया गया था। इसने आसन्न खतरे का एक शक्तिशाली भ्रम पैदा किया, जिससे उन्हें पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। धुएं और आग को देखकर कर्मचारी जल्दी से और पीछे हट गए। वे कथित खतरे से दूर चले गए, गाड़ी और उसकी सामग्री पर अपनी जान को प्राथमिकता दी। उनका ध्यान पूरी तरह से अपनी सुरक्षा पर था, ऐसे खतरे का सामना करने पर एक स्वाभाविक मानवीय प्रवृत्ति। वे बम के तत्काल विसिनिटी से भागने के लिए बेताब थे। कर्मचारियों के सुरक्षित दूरी पर होने पर उस आदमी को अपना मौका मिल गया। गाड़ी का रास्ता अब साफ और अबाधित था। उसने अपनी योजना के अगले चरण को अंजाम देने के लिए आवश्यक मोड़ सफलतापूर्वक बना लिया था। यह वह क्षण था जिसका वह इंतजार कर रहा था। एक परफेक्ट अपराध, कोई सुराग नहीं, कोई रिकवरी नहीं। इस महत्वपूर्ण क्षण को भुनाते हुए उस आदमी ने तुरंत कार्रवाई की। वह आसानी से कार की ड्राइवर सीट पर बैठ गया। उसकी हरकतें तेज और निर्णायक थीं, कर्मचारियों के ध्यान भटकाने और डर का पूरा फायदा उठाते हुए। उसने अपना कदम उठाने में कोई समय बर्बाद नहीं किया। इंजन की दहाड़ गूंज उठी, एक ऐसी आवाज जिसने कर्मचारियों की सुन्न अवस्था को चीर दिया होगा। कार अब धोखेबाज के नियंत्रण में थी। वह अपनी भागने की तैयारी कर रहा था, चोरी की हुई रकम उसकी पहुंच में थी। इस आवाज ने उसके धोखे के अंतिम कार्य का संकेत दिया। पैसा सुरक्षित अंदर होने के बाद धोखेबाज तेजी से निकल गया। वह जल्दी से सड़क पर गायब हो गया, कर्मचारियों को स्तब्ध और असहाय छोड़ गया। बैंक कर्मचारियों ने अविश्वास में देखा, क्योंकि उनका कीमती माल उनकी आंखों के सामने चोरी हो गया था। साहसी चोरी पूरी हो चुकी थी, अविश्वसनीय गति से अंजाम दी गई। जैसे ही कार गायब हुई, धुआं छंट गया और खतरा गायब हो गया। कर्मचारियों को धीरे धीरे स्थिति की सच्चाई का एहसास हुआ। वे एक विस्तृत और चालाक धोखे के शिकार हुए थे। घटना के झटके ने जल्द ही भारी नुकसान की बढ़ती हुई समझ को जन्म दिया। बैंक कर्मचारी सड़क पर छूटे रह गए, हिल चुके और भ्रमित थे। उन्होंने तुरंत पुष्टि की कि वास्तव में कोई विस्फोट नहीं हुआ था। उनकी अपनी सुरक्षा पर मिली राहत अपराध के पैमाने से छिप गई थी। उन्हें चोरी की वास्तविकता से जूझना पड़ा। साहसी डकैती की खबर तुरंत अधिकारियों तक पहुंच गई। पुलिस को तत्काल इस हाई प्रोफाइल चोरी की सूचना दी गई। पूरे शहर में सहायता के लिए एक तत्काल कॉल की गई, जिससे एक विशाल प्रतिक्रिया मोबिलाइज्ड हुई। अपराध का पैमाना तत्काल और व्यापक कार्रवाई की मांग करता था। जापान के इतिहास का सबसे बड़ा अनसुलझा रहस्य। तत्काल एक विस्तृत जांच शुरू की गई। अधिकारियों ने अपराधी को खोजने के लिए भागदौड़ की, कई अधिकारियों और फोरेंसिक टीमों को तैनात किया। चुराई गई रकम को वापस पाने और चालाक चोर को पकड़ने की उम्मीद में हर लीड का पूरे जोर शोर से पीछा किया गया। यह मामला कानून प्रवर्तन के लिए एक शीर्ष प्राथमिकता बन गया। सभी प्रयासों के बावजूद जिम्मेदार व्यक्ति की कभी पहचान नहीं हो पाई। अपराधी की पहचान एक गहरा रहस्य बनी रही, जिसने अनुभवी जासूसों को सालों तक बैफल्ड रखा। कोई निश्चित निशान या सबूत नहीं मिला जो गिरफ्तारी का कारण बन सकता था। अपराधी बिना किसी निशान के गायब हो गया था। आज तक यह मामला आधिकारिक तौर पर अनसुलझा है। यह जापानी आपराधिक इतिहास में एक स्थायी पहेली के रूप में खड़ा है,
अपराधी की चालाकी का एक वसीयतनामा। समाधान की कमी जांचकर्ताओं को निराश करती रहती है और जनता को मोहित करती है। यह जापानी कानून प्रवर्तन के रिकॉर्ड पर एक लगातार दाग है। अपराध को उसकी सरासर धृष्टता और साहस से चिह्नित किया गया था। यह एक बोल्ड और अविश्वसनीय रूप से जोखिम भरा कार्य था, जिसे उल्लेखनीय आत्मविश्वास और सटीकता के साथ अंजाम दिया गया था। अपराधी ने असाधारण स्तर की हिम्मत और सावधानीपूर्वक योजना का प्रदर्शन किया। यह एक तात्कालिक कार्य से बहुत दूर था, बल्कि एक सावधानीपूर्वक ऑर्केस्ट्रेटेड योजना थी। अपराध को जिस सटीकता से अंजाम दिया गया था, वह वास्तव में उल्लेखनीय थी। हर कदम सावधानीपूर्वक नियोजित लग रहा था, वर्दी से लेकर नकली आग तक। यह कोई शौकिया काम नहीं था, बल्कि एक अत्यधिक बुद्धिमान और संगठित व्यक्ति का काम था। धोखे की समय और समन्वय त्रुटिहीन थे। इस घटना ने पूरे देश को मोहित कर लिया। यह हफ्तों और महीनों तक सुर्खियों में छाया रहा, व्यापक चर्चा और अटकलों का विषय बन गया। हर कोई इसके बारे में बात कर रहा था, यह समझने की कोशिश कर रहा था कि ऐसा दुस्साहसी कार्य कैसे हो सकता है। जनता अपराध से भयभीत थी और इसके निष्पादन से अजीब तरह से प्रभावित थी। समय के साथ यह घटना सिर्फ एक अपराध से बढ़कर कुछ और बन गई। यह जापान में एक पौराणिक कहानी बन गई, जिसे दशकों तक किताबों और मीडिया में सुनाया और विश्लेषण किया गया। यह कहानी आज भी सुनाई जाती है, एक ऐसे परफेक्ट हीस्ट की एक चेतावनीपूर्ण कहानी जो कभी पकड़ी नहीं गई। इसकी बदनामी हर बीतते साल के साथ बढ़ती गई, जिससे इसका इतिहास में स्थान सीमेंटेड हो गया। यह घटना अब जापानी आपराधिक इतिहास में मजबूती से दर्ज है। यह एक अनसुलझे हाई प्रोफाइल अपराध का एक प्रमुख उदाहरण है, साहसी लुटेरों के लिए एक बेंचमार्क। यह उनके आपराधिक लोक कथाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसे अक्सर लोकप्रिय संस्कृति और सच्ची अपराध कथाओं में संदर्भित किया जाता है। कानूनी परिदृश्य पर इसका प्रभाव महत्वपूर्ण था, जिससे सुरक्षा में बदलाव आए। जनता इस मामले में गहरी दिलचस्पी लेती रही। रहस्य समय के साथ और गहरा होता गया, जिससे नागरिकों के बीच अंतहीन सिद्धांत और चर्चाएं शुरू हो गईं। इसने कई लोगों की कल्पना पर कब्जा कर लिया, जो पीढ़ियों के लिए आकर्षण का विषय बन गया। अनुत्तरित सवालों ने कहानी को जीवित रखा, मौखिक रूप से पारित किया गया। चोरी हुए लाखों कभी बरामद नहीं हुए। विशाल राशि बस गायब हो गई, जो शहर की हलचल वाली गुमनामी से निगल गई थी। पैसा हमेशा के लिए चला गया था, बैंक और तोशिबा पर एक स्थायी वित्तीय प्रभाव छोड़ गया था। इसका ठिकाना मामले के सबसे बड़े रहस्यों में से एक बना हुआ है। अपराधी का धोखा वास्तव में अविश्वसनीय रूप से कुशल था। उन्होंने अधिकार में विश्वास का फायदा उठाया और एक ठोस परिदृश्य बनाया जिसने संदेह के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी। यह एक शानदार चाल थी, जो मनोवैज्ञानिक हेरफेर पर उतनी ही निर्भर थी जितनी सावधानीपूर्वक योजना और समय पर। चाल की चालाकी निर्विवाद थी, चोर की बुद्धि का एक वसीयतनामा। 50 साल बाद भी रहस्य बरकरार। 300 मिलियन येन की डकैती एक स्थायी रहस्य बनी हुई है। इसका समाधान आज भी उतना ही मायावी है जितना 50 साल पहले था। यह एक ऐसा मामला है जो कानून प्रवर्तन को भ्रमित करता रहता है और जनता की कल्पना को मोहित करता है। कुछ लोग कहेंगे कि परफेक्ट अपराध हासिल कर लिया गया था, जिसने एक अमिट छाप छोड़ी। विस्तृत फोरेंसिक प्रयासों के बावजूद बहुत कम भौतिक सबूत पीछे छूटे थे। अपराधी अपने निशान मिटाने में माहिर था। सबूतों की इस कमी ने जांच को अविश्वसनीय रूप से चुनौतीपूर्ण बना दिया। ऐसा लगा मानो चोर हवा में गायब हो गया हो। पुलिस स्केच और विवरण व्यापक रूप से प्रसारित किए गए थे। हालांकि संदिग्ध के विवरण से मेल खाने वाले किसी को भी कभी निश्चित रूप से पहचाना नहीं गया।
पुलिस की वर्दी में आदमी एक भूत जैसा लगता था, एक चेहरा जिसे केवल संक्षेप में देखा गया था। उसकी असली पहचान एक पूर्ण पहेली बनी रही। टोक्यो में उस फेटफुल सुबह के बाद दशकों बीत चुके हैं। अपराध पर समय सीमा बहुत पहले ही समाप्त हो चुकी है। फिर भी कहानी पर चर्चा और बहस जारी है। समय बीतने के साथ इसकी पौराणिक स्थिति और गहरी हुई है। इन वर्षों में अपराधी की पहचान के संबंध में कई सिद्धांत सामने आए हैं। कुछ लोग एक पूर्व पुलिस अधिकारी के बारे में अटकलें लगाते हैं, तो कुछ एक मास्टरमाइंड अपराधी के बारे में। ये सिद्धांत हालांकि अप्रमाणित और काफी हद तक सट्टा बने हुए हैं। जनता की कल्पना संभावनाओं से भरी हुई है। 300 मिलियन येन की डकैती ने जापानी समाज पर एक अमिट छाप छोड़ी। इसने बड़ी रकम के परिवहन के लिए सुरक्षा प्रोटोकॉल में बदलाव किए। अपराध की दुस्साहसी प्रकृति भेद्यता में एक कड़ा सबक थी। इसकी विरासत आज भी सुरक्षा उपायों को प्रभावित करती है। क्या आपको लगता है कि यह रहस्य कभी सुलझ पाएगा?